और शहीद दिनेश कुमार के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई, दयाचंद ने। तो दिनेश कुमार की शहादत के बाद जब उनकी श्रद्धांजलि सभा हुई और श्रद्धांजलि सभा के ठीक बाद उनके परिवारजनों, खासकर उनके पिता दयाचंद ने एक बात चलाई कि उनसे 52,000 रुपये लिए गए। बिजनेस करता हूँ टेंट का, मैंने 10,000 रुपये उनसे टोटल लिए, जबकि मैंने 12 दिन लगातार टेंट की सेवा निःशुल्क दी थी। जब इस पर हमने भी पड़ताल की कि आखिर सब क्या था, तो कई बातें महत्वपूर्ण सामने आई। जैसे एक तो दयाचंद जी का कहना कि उन्होंने 52,000 रुपये की राशि दी श्रद्धांजलि सभा में। कहीं मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि मोहम्मदपुर का नाम बदलकर दिनेशपुर कर दिया जाए। एक गांव का नाम बदलकर वो दिनेशपुर रखने की मांग भी रखी गई है कि इस गांव का नाम दिनेशपुर रखा जाए। एक शहादत हुई थी 1971 की जंग में, उनके परिवारजन कहेंगे कि आप, हम पुराने शहीद हैं, हमारे नाम पर रखिए। वो एफआईआर दर्ज हुई दयाचंद और उनके साथियों के खिलाफ। दयाचंद के साथ में केसर और गुलशन। आप इस एफआईआर को देखिए, ये अपहरण की एफआईआर है, किडनैप। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने चला हूं जो कहीं देश से जुड़ता है। एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि जिस बात पर हमेशा, खासकर जब भी कभी सरहद पर खड़े हुए जवान की बात आती है, उसकी शहादत की बात आती है, तो हर मस्तक कैसे झुक जाता है उस शहादत के सामने। और फिर कई बार उस शहादत के पीछे किस प्रकार की साजिश, षड्यंत्र और सब कुछ चला करता है, आपसे इस वीडियो में सारी बात करूंगा। दरअसल दक्षिण हरियाणा का और एनसीआर का प्रमुख जिला है पलवल, और पलवल जिले के एक शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में, शहीद दिनेश कुमार शर्मा, दिनेश शर्मा। मोहम्मदपुर गांव उनका है और शहीद दिनेश शर्मा के नाम पर इस समय उनकी शहादत के बाद, उनकी शहादत के पीछे कई प्रकार की, अलग अलग प्रकार की सियासी साजिश कह लें, उसको पुरानी ग्रामीण साजिश रंजिशें कह लें, पारिवारिक कोई घटनाक्रम कह लें, ऐसा चल रहा है। दरअसल हम जिस संस्कृति में हैं, वहाँ पर जो लोग शहीद होते हैं, जो फौज के जवान हैं, वीर हैं, जब वो शहीद होते हैं भारत माता के लिए, तो फिर एक पुराना एक शेर है, हमेशा याद आता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। यानी कि शहीद का जो दर्जा है वो बहुत ऊंचा है और होना भी चाहिए। इसके साथ एक बात और भी आती है कि शहीद किसी एक परिवार के, एक समाज के, एक गांव के, एक बिरादरी के नहीं होते। शहीद सबके होते हैं, शहीद समाज के होते हैं, शहीद वतन के होते हैं। लेकिन जब शहीद के नाम पर किसी भी प्रकार की रंजिश, सियासत, साजिश, ये बातें सामने आए, तो कहीं वो शहादत को बौना करने का प्रयास करते हैं। और जिस प्रकार की घटनाओं में लिप्त होते हैं, आप उन्हें मान लीजिए, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे उस गांव के लोग हों, चाहे सोसाइटी के लोग हों, वो कहीं शहीद की शहादत को बौना करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। हालांकि शहादत कभी बौना नहीं हो सकती, शहादत का दर्जा बहुत ऊंचा है। शहीद जब जाता है तो आप मान लीजिए कि जब वो स्वर्ग में जाता है, जब वो भगवान के पास जाता है, जब वो अल्लाह के पास जाता है, तो फिर वहाँ पर उसका एक विशेष स्वागत हुआ करता है। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आपको बताया ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे मोहम्मदपुर गांव के शहीद दिनेश कुमार शर्मा। और शहीद दिनेश कुमार शर्मा की शहादत के बाद लगभग आज, क्योंकि मई में शहादत हुई थी, अब सितंबर ख़त्म होने को है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 5 महीने हो चुके, लेकिन गांव के अंदर से कई बार इस प्रकार के सुर सामने आ रहे हैं, कई बार इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, और जो इंगित करती हैं, जो इशारा करती हैं कि आखिर कहीं कोई साजिश तो नहीं है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में शहीद दिनेश जब अपनी जान न्यौछावर कर गए, अपना सर्वस्व बलिदान करके गए देश के लिए, तो बहुत गर्व के साथ, बहुत फक्र के साथ और बहुत अश्रुपूरित नेत्रों के साथ न केवल मोहम्मदपुर गांव, न केवल आसपास के गांवों, बल्कि पलवल जिले के कोने कोने से जाकर के लोगों ने उनकी शहादत को नमन किया था। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से
हरियाणा सरकार के वज़ीर थे, केंद्र सरकार के वज़ीर कृष्णपाल गुर्जर हैं वो मौजूद थे, हरियाणा सरकार के वज़ीर हैं विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम, तीनों वज़ीर वो थे। तमाम पक्ष विपक्ष के नेता मौजूद थे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे और इंद्रदेव ने भी स्वागत किया था। बारिश भी हुई थी और शहादत के समय हर आंख नम थी। और इसके साथ साथ एक बात और प्रमुख थी कि गांव की पंचायत, ग्राम सभा और जिस प्रकार से आगंतुकों के मैं स्वागत में थी और कहीं कोई अव्यवस्था ना हो इसको देखने में थी, वो भी अनुकरणीय और अतुलनीय थी। शहीद की शहादत हो गई। शहादत को नमन करने के लिए उसके बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आए, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी आए, हरियाणा के कई बड़े मंत्री आए, अरविंद शर्मा आए, कृष्णलाल पंवार आए, कई बड़े मंत्री और भी आए, सियासी दलों के तमाम नेता आए, विधायक, मंत्री, सब लोग गए उनकी शहादत को नमन करने के लिए। अपने श्रद्धा के जो पुष्प हुआ करते हैं सब ने हर रूप में, चाहे किसी ने आंसुओं के साथ, चाहे किसी ने धनराशि की सहायता के साथ, चाहे पुष्पों के साथ समर्पित किए। सरकार की तरफ से भी शहीद के परिवार को पिछले दिनों पलवल जिले के उपायुक्त बता रहे थे डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए की राशि परिवार को भेंट की गई, उस परिवार के सुपुर्द की गई। शहीद दिनेश कुमार की धर्मपत्नी, जब उनका बलिदान हुआ, शहीद दिनेश कुमार शहीद हुए वतन के लिए, तो उनकी पत्नी गर्भवती थी उस समय। संभवतः शहीद दिनेश कुमार की एक निशानी बहुत जल्दी उनके परिवार में होगी। लेकिन जो उसके बाद की सियासत शुरू हुई और वो जो पिछले सप्ताह तक चलती रही, मसलन जो पिछले सप्ताह हुआ, गांव के अंदर एक झगड़ा हुआ और शहीद दिनेश कुमार के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई, दयाचंद ने। हालांकि इस झगड़े के अंदर शहीद दिनेश कुमार के परिवार से उनका भाई, भतीजा, चाचा, काका या उनके पिता किसी को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं थी। दो पक्षों का झगड़ा हुआ, एक पक्ष सरपंच पक्ष है, दूसरा पक्ष जिससे कहीं दिनेश के पिता दयाचंद संपर्क रखते हैं वो पक्ष है। और इस सब के पीछे और घटनाएं चलती रही। उससे पीछे का आप देखें तो दिनेश कुमार की शहादत के बाद जब उनकी श्रद्धांजलि सभा हुई और श्रद्धांजलि सभा के ठीक बाद उनके परिवारजनों, खासकर उनके पिता दयाचंद ने एक बात चलाई कि उनसे 52,000 रुपये लिए गए। किसने लिए? जब इस पर बात चली तो उन्होंने कहा कि गांव के सरपंच पक्ष पर आरोप लगाया कि कुमार युग पुरुष उनका नाम है, जो गांव के सरपंच हैं, और सरपंच के पिता हैं भूपराम पाठक, वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने सक्रिय स्वयंसेवक रहे हैं, आज तक भी आरएसएस कैडर से जुड़े हुए हैं। और भूपराम पाठक और उनके जो सुपुत्र जो सरपंच हैं, मैंने आपको बताया कि शहादत से लेकर के और शोक सभा तक जो व्यवस्था थी गांव की वो अतुलनीय थी, अनुकरणीय थी। लेकिन दयाचंद जी ने आरोप लगाया कि उनसे 52,000 रुपये लिए गए। कई मीडिया के कैमरों के सामने जब वो आने शुरू हुए तो मैंने उसी समय कुछ लोगों से पूछा था और हमें कहीं साजिश की, किसी षड्यंत्र की बू आई थी कि कोई पुरानी गांव की घटना तो नहीं है कहीं। दयाचंद जी ने कहा कि उन्होंने श्रद्धांजलि सभा के लिए, और जब वो बात चली किनको अमाउंट दिया गया तो उसमें नाम सामने आया हेमदत्त पाठक का। आपको बता दूं कि हेमदत्त पाठक हो चाहे भूपराम पाठक हो, सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज है दयाचंद की तरफ से। दयाचंद शहीद दिनेश कुमार के पिता। और उस एफआईआर के अंदर, हालांकि उस एफआईआर में तो गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सीआरपीसी 107-51 जो पुरानी धारा थी उसके तहत शांति बनाए रखने के लिए पुलिस सरपंच पक्ष, भूपराम पाठक पक्ष के लोगों को, 7-8 लोगों को अरेस्ट करके अदालत में पेश कर चुके, जिनकी जमानत भी साथ साथ हो गई थी। जब इस पर हमने भी पड़ताल की कि आखिर सब क्या था, तो कई बातें महत्वपूर्ण सामने आई। जैसे एक तो दयाचंद जी का कहना कि उन्होंने 52,000 रुपये की राशि दी श्रद्धांजलि सभा के लिए। राशि किसको दी? वो हेमदत्त पाठक का नाम सामने आया, और हेमदत्त पाठक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो वो भी हैं, लेकिन इसके साथ ही हेमदत्त पाठक अपने गांव के अंदर टेंट हाउस की दुकान चलाते हैं, उनका बिजनेस है टेंट हाउस का। और उन्होंने शहादत के बाद जो श्रद्धांजलि सभा थी, 13वीं थी, या उस दौरान जो उनके घर में बैठक रही होगी, उसमें टेंट वगैरह की व्यवस्था कराई,
उसके अंदर जो भी हो सकता है, कूलर, जनरेटर, ये सभी व्यवस्था कराई। हेमदत्त पाठक को एक बार आप सुनिए, मैं आपको बताऊंगा आगे हेमदत्त पाठक के बारे में भी। मैं बिजनेस करता हूँ टेंट का। मैंने 10,000 रुपये उनसे टोटल लिए, जबकि मैंने 12 दिन लगातार टेंट की सेवा निःशुल्क दी थी। वो भी लास्ट श्रद्धांजलि सभा हुई थी, उस दिन सिर्फ लेबर खर्च के लिए 12,000 के लगभग लेबर खर्च बनता था, जिसमें मात्र 10,000 रुपये उन्होंने मुझे दिए, जो 3 इंस्टॉलमेंटों में दिए। एक 5,000 रुपये दिए थे 21 मई को और 2,800 रुपये दिए थे 3 जून को, और वहीं 2,200 रुपये का डीजल जिस दिन श्रद्धांजलि सभा हुई थी उस दिन दिया था। और टोटल ऐसे करके मेरे पास 10,000 रुपये पहुँचते हैं। और ये सत्य है कि टेंट का मेरा व्यापार है, टेंट का मैं काम करता हूँ। अगर किसी कानून में ये लिखा हो कि मैं टेंट के पैसे नहीं ले सकता तो हाँ, मेरा दोष है। ये तो मैंने अपनापन दिखाते हुए बोला था कि मैं टेंट का कोई चार्ज नहीं लूँगा। मैंने 12 दिन टेंट की निःशुल्क सेवा की, जितना मेरे पे बन पाया मैंने ज़्यादा से ज़्यादा किया, तन मन धन से सेवा की। लेकिन आरोप लगाने की भी कोई सीमाएं होती हैं। किसी को पैसे काम के भी नहीं दोगे क्या? ऐसा कौन सा रूल है जो आप काम के पैसे भी नहीं दोगे? मैं पुनः दोबारा से शहीद दिनेश कुमार शर्मा को नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो इसमें हेमदत्त पाठक आपने सुन लिया, कह रहे हैं कि उनके पास में लगभग 7,800 रुपये जो ऑनलाइन उनको पेमेंट की गई और लगभग 2,000 रुपये का डीजल, 2,200 रुपये का जो जनरेटर में बच गया था। जबकि दयाचंद कहते हैं कि उन्होंने 52,000 रुपये की राशि दी। हम अगर ये भी मान लें कि अगर 52,000 रुपये की राशि दी तो वो ना तो कोई किसी प्रकार का सुविधा शुल्क था, ना कोई रिश्वत थी, वो एक बिजनेस है, बिजनेस करते हैं हेमदत्त पाठक। अगर शहीद के परिवार में हो या कहीं किसी में भी हो, दुकानदार तो अपना शुल्क लेगा, अपना जो सामान बेचेगा उस सामान के पैसे दुकानदार तो लेता ही है। तो एक तो इस बात को उछाला गया कि 52,000 रुपये की राशि। अब ना तो उनका टेंट हाउस चलाना कोई जुर्म है, ना उनका दुकानदारी करना कोई जुर्म है, और ना ही उनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना कोई जुर्म है। लेकिन इसको बड़े ऊंचे तरीके से उछाला गया, सोशल मीडिया पर भी, कुछ मीडिया में भी, और कहीं राजनेताओं द्वारा भी हवा दी गई उसको। इसके बाद में दयाचंद जी का एक आरोप और था कि गांव में जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे तो उन्होंने शहीद परिवार को और सभी जो सुविधाएं दी जा सकती हैं उनका भी घोषणा की थी। और इसके साथ साथ कहा जाता है कि एक पार्क, एक स्कूल जो शहीद के नाम पर हो, स्कूल, गांव का जो स्कूल है वो शहीद के नाम पर कर दिया गया है, उसकी घोषणा हो चुकी है और स्कूल पर शिलापट लग गया है, नाम लिख गया है कि शहीद दिनेश कुमार के नाम से ये स्कूल जाना जाएगा आगे। गांव की फिरनी रास्ते, कुछ उनकी बात भी चली कि वो शहीद के नाम से हों, उसकी प्रोसेस ग्राम पंचायत कर रही है। ये मैं आपको पत्र दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। जिला उपायुक्त को लिखा हुआ है ग्राम पंचायत ने, और ग्राम पंचायत ने जिला उपायुक्त को अभी नहीं लिखा, 15/5/2025 को ये पत्र लिखा, जिसमें लिखा है कि शहीद दिनेश कुमार शर्मा स्टेट हाईवे दिनेश कुमार के नाम से किया जाए, हसनपुर वाया रसलपुर, अमरौली, गुलावद, मछीपुरा लिखी। दिनेश कुमार शर्मा के नाम से खेल स्टेडियम मोहम्मदपुर में, दिनेश कुमार शर्मा के नाम से सीनियर स्कूल, सेकेंडरी स्कूल हो गुलावद में, शहीद दिनेश कुमार शर्मा के नाम से PHC सेंटर हो, शहीद दिनेश कुमार शर्मा के नाम पर सिविल हॉस्पिटल पलवल का नाम भी रख दिया जाए। ये सारी मांग की हुई हैं। अगली जो बात आती है, अब अगर ग्राम पंचायत ये मांग कर रही है तो फिर मैं समझता हूँ कि आरोप अनुचित है। सब काम में, प्रोसेस में कई बार समय भी लगता है। अब एक आरोप और लगाया गया दयाचंद जी की तरफ से कि जी सरकार ने घोषणा की थी गांव में पार्क बनाने की, तो इसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने लिखा है कि पार्क भी दिया जाए। और इसके साथ आपको एक पत्र में और दिखाता हूं जो 3 जून 2025 का लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि शहीद दिनेश शर्मा जी की स्मृति में पार्क निर्माण हेतु, और इसमें लिखा है कि ग्राम पंचायत यह प्रस्ताव करती है कि दिनेश शर्मा की वीरता और देशभक्ति को चिरस्थायी रखने के लिए दिनेश शर्मा स्मृति पार्क का निर्माण हेतु खसरा नंबर 147, 4 कनाल 11 मरले गैर मुमकिन जोहड़, यही बात आ जाती है सारी। दयाचंद जी चाहते हैं कि इस स्थान पर पार्क बने
जो 4 कनाल 11 मरले ज़मीन है, और इस पर जो फ़र्द इंसाफ दाखिल खारिज जो हुआ करता है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये जोहड़ के नाम पर दर्ज है। और अदालती आदेश भी हैं, प्रशासनिक आदेश भी हैं कि कहीं जोहड़ पर कब्जा ना किया जाए। जोहड़ का स्वरूप वही रहना चाहिए जो जोहड़ का स्वरूप है। हालांकि एक बड़ा अपराध यहाँ हो चुका है कि इस जोहड़ को भर दिया गया है पहले से ही। तो ग्राम पंचायत ने जो शहीद परिवार के समर्पण के लिए जो सरपंच हैं गांव पंचायत के मिस्टर युग पुरुष, उनकी तरफ से ये लेटर भेजा गया कि भाई हमारे गांव की जो ये ज़मीन है, आप इसके लिए रास्ता बताएं। इसके बाद भी बात नहीं आती। एक इसके अंदर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इसी ज़मीन पर पार्क क्यों चाहते हैं। पार्क तो शहीद के नाम पर गांव में कहीं भी हो सकता है और पूरा गांव उनका है, लेकिन यहाँ बताया जाता है कि इस ठीक ज़मीन के पीछे जो जोहड़ की ज़मीन है, इसके पीछे दयाचंद जी की अपनी ज़मीन है। अब वो क्या हो सकता है आप उसको खुद अंदाज़ा लगाइए, लेकिन जोहड़ की ज़मीन जिस पर कि सरकार के अदालतों के आदेश हैं कि जोहड़ का स्वरूप बदला ही ना जाए, तो उस पर आखिर पार्क कैसे बने। लेकिन ग्राम पंचायत तो और सरपंच या ग्राम सभा तो यहाँ भी दोषी नहीं। एक बात और आ जाती है, कहा जाता है कि शहीद दिनेश के पिताजी जो हैं, उनकी तरफ से एक बात और कही गई कि कहीं मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि मोहम्मदपुर का नाम बदलकर दिनेशपुर कर दिया जाए। हालांकि हो सकता है कि सरकार को ये रास आए, क्योंकि मोहम्मद इसमें जुड़ा हुआ है और मोहम्मद रास नहीं आता भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के तहत, तो दिनेशपुर की बात चली भी हो। लेकिन एक बड़ी बात दोस्तों ज़रूर आती है कि क्या किसी गांव का नाम रखा जा सकता है बदल करके, क्योंकि इसी गांव से ही 1971 की जंग में भी शहीद हुए थे। एक शहादत हुई थी 1971 की जंग में। उनके परिवारजन कहेंगे कि आप, हम पुराने शहीद हैं, हमारे नाम पर रखिए। और इसी गांव से लगभग 15-16 जवान आज भी भारत माता की सेवा के लिए भारत माँ के समर्पित होकर के सरहद पर तैनात हैं, फौज में भर्ती हैं। और कभी भी अनहोनी कभी भी हो सकती है। हालांकि ग्राम पंचायत इसके लिए भी ग्राम सभा की तरफ से प्रस्ताव पास कर भेज चुकी है। तो आखिर झगड़ा क्या है फिर? अब बताया जाता है कि इसके पीछे पुरानी रंजिश है कोई। मेरे सोर्स बता रहे थे, गांव में मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, दोनों पक्षों से संबंधित लोग हैं, बता रहे थे कि 4 साल पहले झगड़ा हुआ था गांव में, लगभग 4 साल पहले। और उस झगड़े के अंदर दयाचंद जी के पक्ष के एक युवक को गोली लग गई थी। कैसे लगी थी ये पता नहीं, लेकिन गोली लग गई थी और उसमें 307 की FIR दर्ज हो गई थी। FIR दर्ज होने के बाद में कहीं समझौते की बात भी जरूर चली होंगी, और आजकल चलता भी है, समझौते की बात चला करती हैं। लेकिन उसके बाद में फिर लगभग 1 से 1.5 साल के बाद में एक और FIR दर्ज हुई। वो FIR दर्ज हुई दयाचंद और उनके साथियों के खिलाफ। दयाचंद के साथ में केसर और गुलशन। आप इस FIR को देखिए, ये अपहरण की FIR है, किडनैप की। इस अपहरण की FIR के अंदर आप नाम पढ़ लीजिए, दयाचंद का नाम है, केसर हैं, गुलशन है, ये एक ही परिवार के हैं। दयाचंद जी की और केसर की गिरफ्तारी हुई, भाई हैं दोनों। 1 महीने से ज़्यादा, लगभग 40-42 दिन तक उनके हिरासत में रहने के बाद जमानत हुई, और उस केस में अभी भी तारीख चल रही हैं। इसके बाद गांव का सरपंच का चुनाव भी हुआ, और सरपंच के चुनाव में, हालांकि आप माने तो ये जो गांव है मोहम्मदपुर, छोटा गांव है, लगभग इसके अंदर 700-800 वोट होंगी टोटल मिलाकर के। और बताया जाता है कि गांव में 2-3 ही परिवार हैं, 2-3 कुनबे हैं, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो कनेक्ट भी हैं। यानी कि कहीं पारिवारिक रंजिशें चली आ रही हैं। जब पहले अगर 307 की FIR है, यानी कि हत्या के प्रयास की, अपहरण की FIR है जिसके अंदर गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और सरपंच के चुनाव में भी आमने सामने थे। कुमार युग पुरुष के सामने जो चुनाव लड़े थे, बताया जाता है उनको दयाचंद जी का समर्थन था। अब क्या ये गांव की आपसी सियासत की रंजिश है? क्योंकि जहां तक बात आती है 52,000 रुपए की दयाचंद जी की, तो एक बात तो हेमदत्त पाठक कह रहे हैं कि उन्होंने 52,000 रुपये नहीं लिए, और दूसरी बात, हम तो दयाचंद जी की बात को बड़ा करते हैं कि अगर 52,000 रुपये लिए गए तो वो टेंट की सर्विस के लिए थे। आखिर उसमें कैसे दोषी माना जा सकता है? अगर वो कहते हैं कि ग्राम सभा की तरफ से जो गांव का नाम रखा जाना चाहिए,
शहीद के नाम पर। तो हालांकि ये पूरी तरह से मुमकिन बात नहीं है, सार्थक बात नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राम सभा ने प्रस्ताव भेजा। जौहर की ज़मीन पर पार्क क्यों बने? शहादत के लिए, शहादत को नमन करने के लिए गांव में और भी स्थान में पार्क बन सकता है, तो उसके लिए क्योंकि जौहर तालाब ये सब कुछ पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और गांव की जौहर, गांव के तालाब, ये गांवों की ये भी निशानी हुआ करते हैं। हो सकता है कि उसको जौहर बना करके जौहर नाम रख दिया, जौहर पे कोई शहीद के नाम से रख दिया जाए, तो वहाँ पार्क की क्यों डिमांड? और फिर पार्क कहीं और पंचायत देना चाहती है और पंचायत लिख करके भी दे रही है, तो यहाँ भी मसला ख़त्म हो जाता है। स्कूल का नाम शहीद दिनेश कुमार जी के नाम से हो चुका, इसके बावजूद ये सड़क पर झगड़ा होता है और उसमें FIR कराते हैं दयाचंद जी खुद। तो आखिर इस सारे मामले में है क्या? क्योंकि इधर हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में पंचायत समितियों के, मार्केट कमेटियों के चेयरमैन अनाउंस किए हैं। हालांकि अभी वो पूरी तरह से जो नोटिफिकेशन होता है वो अभी हुआ नहीं है। सरकार ने कई अखबारों की वेबसाइट्स पर चला और भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरों को बधाई भी दी। प्रदेश अध्यक्ष ने भी बधाई दी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से जो बनाए गए हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मार्केटिंग कमेटियों के। तो भूपराम पाठक जो हैं, सरपंच के जो पिता हैं, और मैंने बताया जिन पर आरोप है, जिन पर FIR भी दर्ज है, भूपराम पाठक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मेरे सोर्स बता रहे थे कि वो मार्केट कमेटी के चेयरमैन के दावेदार भी थे। और इसके साथ साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि वो मुख्यमंत्री के नज़दीकियों में भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री महोदय नायब सिंह सैनी जी उनके पारिवारिक कार्यक्रमों में 2-3 बार आकर के भी गए मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो क्या उन सबकी कोई रंजिश, साजिश, या फिर जो मैंने आपको बताया कि सरपंच का पिता होना कोई गुनाह है, या भाजपा कार्यकर्ता को होना गुनाह है, या मुख्यमंत्री का नज़दीकी होना कोई गुनाह है, और या फिर समाज के अंदर आगे बढ़कर काम करना कोई गुनाह है? आखिर क्या है? क्या वाकई ही गांव की पंचायत और जो नेता लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो आरोप लग रहे हैं, क्या वाकई वो शहादत पर कोई किसी प्रकार को उसको दूषित करना चाहते हैं, कलंकित करना चाहते थे? और या फिर कहीं जो दयाचंद जी हैं, शहीद परिवार के जो सदस्य हैं बड़े, वो कहीं शहादत के पीछे कुछ और ढूंढ रहे हैं? अंत तो वही होगा कि शहीद तो हमेशा देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए जो अपना सर्वस्व बलिदान करके जाते हैं, वो हर व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है और हर व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, इस सारी घटनाक्रम के पीछे कोई साजिश है, कोई रंजिश है, कोई षड्यंत्र है, और या कुछ और है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।